बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस वक्त सबसे बड़ा जो सवाल है वो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री पर बात हो रही है। मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार, वीलॉगर्स, इसी तरह आपने देखा है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप तबसरे भी देख रहे हैं। कोई किसी का नाम ले रहा है तो कोई किसी का नाम ले रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये एक आइनी ओहदा है और इसकी तकर्री जो है अगले हफ्ते से प्रोसेस शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द हम बता देंगे कि नए आर्मी चीफ़ कौन होंगे। और पाकिस्तान के इस वक्त देखे जाएं अगर हालात, तो उसमें जो आर्मी चीफ़ हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल फ़र्द होते हैं, इसलिए कि तमाम की तमाम इस्टेब्लिशमेंट जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है वो उनके ज़िम्मा होती है। इसी तरह बैकडोर डिप्लोमेसी जो की जाती है वो भी, उसमें भी जो फ़र्द वाहिद हैं बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए पाकिस्तान में कोई अगर सैलाब की सूरत हाल हो, पाकिस्तान में अगर कोई वबा आ जाए, पाकिस्तान में कुदरती आफात आ जाए, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सबसे पहले और सबसे आगे होती है और पाकिस्तान की मदद करती है। इसके हवाले से भी आपने देखा है कि वज़ीर दफ़ा भी यही कहते हैं कि जी अब अगला जो आर्मी चीफ़ होगा उसकी जो तकर्री होगी वो मेरिट पर होगी। और वो कहते हैं कि जी इसके साथ साथ उन्होंने कल की जो खबरें थीं कि जी जो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई उसमें अभी तक अनाउंसमेंट का जो कहा गया था कि करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कंसेंसस की बात हुई है, लेकिन अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि किसको आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि जी आर्मी चीफ़ जो है मेरिट पर होना चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं कि जी मेरे लिए किसी को भी आर्मी चीफ़ लगा दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरिट पर होनी चाहिए। लेकिन ये मेरिट की क्या बात है? जो 3 स्टार जनरल है वो मेरिट पर ही बनता है और मेरिट पर ही आगे 4 स्टार बनता है। और इसके साथ वो कहते हैं कि ना मुझे नैब हेड की ज़रूरत है, ना मुझे जजेस की ज़रूरत है। ये तो अपना आर्मी चीफ़ लगा रहे हैं, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म कराने हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में एक मजबूत तरीन इदारा है, इसलिए तमाम की तमाम नज़रें उस पर लगी हुई हैं। तो दूसरी जानिब हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, उसके साथ साथ पाकिस्तान को जो इस वक्त मिलिटेंट थ्रेट्स हैं उसकी बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जितनी भी जमातें हैं, जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, उनको मिलकर सोचना होगा। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है उन हालात से गुज़र रहा है, उन इकनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है जिनको निकालना ना गया अगर, तो खुदा न खास्ता हम कहीं डिफ़ॉल्ट की जानिब ना चले जाएं। और इसी तरह आपने देखा है कि जो मिलिटेंट थ्रेट्स हैं हमें, जिनको हमने ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ पिछले 20-30 सालों से लड़ रहे हैं, उसके लिए हमने 200 अरब से ज़ायद जो हैं वो माशी नुकसान किया और उसके साथ साथ तकरीबन 80,000 के करीब जो हमारे जवान उसमें मारे गए, शहीद हुए आर्म फोर्सेस के। तो इसलिए इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलकर काम करना होगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है, दूसरी जानब जो है पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे की बयानबाजी कर रही हैं, एक दूसरे की किरदार कुशी की जा रही है, अदारों पे तनकीद की जा रही है। एक मोहम्मद शहबाज शरीफ के अलावा कोई पाकिस्तान में ऐसा लीडर नहीं है जिसने इदारों पर तनकीद नहीं की। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद होंगे और सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। और हम जाएंगे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की जानिब और उनसे जानेंगे कि जी इस वक्त जो तकर्री की जा रही है वो कैसे होगी। मेरे तो ख्याल है पहली दफा मैंने देखा है कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं मेरिट पे होनी चाहिए और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात का भी हासिल कलाम यही है कि मेरिट पे होगी। तो अब मेरिट का मतलब तो ये है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट उसको लगा दें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कानून साजी कहते वन फॉर ऑल। ये टट्टी मुख्य इंडिया के अंदर देखें जी, सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ बन जाता है, एक्सटेंशन नहीं होती। ये इसमें इनको क्या कबात है? ये जब एक्सटेंशन आती है तो पूरी असेंबली दो धानु हो जाती है। सरकार में पहुंचे तो सभी एक ही हुए जी सर। उससे सरकार में सारी एक ही है। अब क्राइसिस ये है कि मसाइल सारों में फर्क है। खान साहब का क्राइसिस ये है कि जो बंदा उनके बारे में कोई कोई एजेंसी है जिसने कोई इन्वेस्टिगेशन की हुई है, कोई इलेक्शन कमीशन है, कोई उनके बारे में कोई केस टेकअप करता है, कोई जज है उनके ऊपर उनको केस टेकअप करता है। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने तो हिसाब देने नहीं है, न तलाशी देनी है। भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम ना हो अगर कोई मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन करे, अगर मैंने करप्शन नहीं की।
मैं तो अप्रिशिएट करूं, ये क्यों नहीं करने देते हर बात को? ये कहते नहीं मैं जो कह रहा हूं मैं दयानतदार हूं, मैं जो कर, फिर मेरिट का क्या है? नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब को अपॉइंट किया, इन्होंने जितना बड़ा कॉन्सेंसस बाजवा साहब को इमरान खान हुकूमत और ऑपोजिशन ने दिया, इससे बड़ा कॉन्सेंसस आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी आदमी को मिल चुका है। तो क्या मेरे नहीं ख्याल कि ये सारे एक्सपीरियंस और इनको जब होता है जिस तरह होता है सहूलत होती है उसके मुताबिक आर्गूमेंट देते हैं। तो अगर मेरिट की अपॉइंटमेंट ये है कि शौकत खानम का एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उठाओ को आप वजीर सेहत बना दे। जुल्फी बुखारी आपको कहीं नजर आ गया इंग्लैंड में, तो उसने कहीं पे कोई पार्टी में बुला लिया तो उसको उठा के आप वजीर आला बना ले। हर जगह पे बैठे होते हैं, हर फॉरेन ट्रिप पे होते हैं। कौन सी अपॉइंटमेंट इन्होंने मेरिट पे की है? कौन सी पोजीशन के अगेंस्ट? जो बता दें, गुजरात मेरिट पे लगाया था। अपनी पार्टी से पूछ लें, पार्टी बता देगी, इनकी पार्टी को बुला के पूछ लें। अच्छा सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो उनके ऊपर हमला हुआ और उसके बाद आपने देखा है कि जीआईटी भी बन गई, तमाम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? वो क्या कोई आप समझते हैं कि किसी तकर्री की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, या इक़्तिदार में नहीं है इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं, या समझ रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, मेरी मकबूलियत है इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है? नहीं देखे ना, बात यह है कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, बड़ा सिंपल चीज है जी। पहली बात तो यह है कि एक तो उनको वाकईतन ये उनका ख्याल है और बिल्कुल सही ख्याल है कि उनका एक नया अवसर जाए उनकी मकबूलियत में। जो पिछले जितने उनकी मकबूलियत के जो थे उनसे ये ज्यादा नुमाया ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है इससे ज्यादा पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती नहीं हो सकती थी जो आजकल हो रही है। वजह उसकी कोई भी हो रही जाए बगैर, आप किसी कौम को जो है लोगों को 250 रुपए का पेट्रोल दे और ये 400-500 रुपए का वो आप हर चीज जो है दुगनी तिगनी हो जाए मार्केट के अंदर, सब्जी से लेके फ्रूट से लेके लोगों की जो कीमत खरीद है उसकी कमर टूट जाए। जिन मुल्कों में ये आया वहां मुल्कों में फसाद आ गए। इधर इमरान खान साहब ने ऑलरेडी एक अड्डा जमाए हुए थे अप्रैल से, और उसने जो है ना उसको उन्होंने देखा कि जी उनको ये जो उनके मुश्किल फैसले थे जो उन्होंने किए पाकिस्तान को बचाने के लिए ना बचते तो श्रीलंका बनना था। इसके बावजूद जब किए तो भी ख्याल था कि श्रीलंका बन जाएगा और वहां पे डिफॉल्ट का खतरा था, IMF अगर ना था। तो इन हालात के अंदर जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत कर चुके थे, उनको सारी डायनेमिक्स पता था, उनका ख्याल था ये इनसे चलेगा नहीं, मेरी बाहर शोर शराबा होगा, जैसे फैसला करेंगे लोग उठ खड़े होंगे, कुछ मेरी पॉपुलरिटी कुछ लोग उठ खड़े होंगे। चुनाचे जब पहला जो उनका था 25 मई तक का कैंपेन, जब तक फैसले नहीं किए थे, वो तो कैंपेन थी कि उन्होंने सोचा कि मुझे निकालने का जो उनको नैरेटिव उन्होंने पॉपुलर कराया था इम्पोर्टेड हुकूमत का, उसको उनको इतराए और उन्होंने कहा मैं तो 30 लाख बंदे लाऊंगा। जाहिर है खुद कह चुके हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी, बहरहाल उन्होंने नाकामी का इतराफ कर लिया कि मैं नहीं कर सकता। और फिर तो ये भी चूंकि केपी की हुकूमत और टेलर मेड उनके पास थी तो उनको ये भी नहीं कह आना था और केपी से आना था कि जी वहां पे तो कोई रुकावट नहीं थी, तो बंदों ने तो वहां से आना था ना कि चलो एनीवे बाय गॉन। अब उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया और इमरान खान साहब को वहां से 25 मई की नाकामी, तो फिर उनको एक नई अफसर मिली। 20 इलेक्शन उन्होंने से 15 एक जगह जीत लिए और दूसरी जगह उन्होंने 7 इलेक्शन जीते MNS के। इससे जाहिर है उनको एक बड़ी इंकरेजमेंट मिली, बूस्ट मिली। अब उसमें 7 इनके खिलाफ केसेस शुरू हो गए। अब ये दूसरी दफा चले थे तो मैं हमेशा ये समझता था कि अपने केसेस की वजह से इमरान खान प्रेशर है। वो कहते हैं मैं इनको उतनी गालियां दूंगा इलेक्शन कमीशन को और जो मेरे खिलाफ केस उठाता उनको, और हर चीज को मुबारका कराया। ये अभी मेजर खुरम रोखड़ी ने क्या कहा है, उसने कहा जी ना अगर स्वाति पे कोई तशद्दुद हुआ है और ना हुआ है उसके ऊपर मुआवजे से, ये बात मुझे ही मालूम है नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब जो कभी जिंदगी कहते थे कभी क्या कहते थे, दिन तारे करते रहे, तो उसमें ये सारा वो था कि जिसके अंदर उनको वो मार्जिन नहीं देते थे कि उनका कोई गोशमाली ना हो, हिसाब किताब ना हो, तलाशी ना हो। मेरे तो ख्याल है कि उनके लिए बड़ा अच्छा था। अच्छा सर आपने ये बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि जो मेजर रोकड़ी हैं रिटायर्ड, उन्होंने कहा कि जी कोई तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तरफ तो इमरान खान जो हैं वो आर्मी चीफ को चैलेंज करते हैं,
बीजीआई का नाम लेते हैं, उनको वो धमकियां देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा है कि वो जनरल फैसल नसीर जो डीजीसी हैं उनसे मुज़ाकरात भी चाहते हैं, तो दोहरे म्यार हैं। देखिए जी, अब आपके सामने एक मुलाकात तो आ गई ना जी। जय बाजवा से उन्होंने क्या लेने गए थे कि अलवी साहब जो है उनके घर गए उनसे मिन्नत करने, क्योंकि हमें भी पता था कि जय बाजवा साहब उनसे मुलाकात से इनकार कर रहे हैं जी। बहरहाल अलवी साहब गए। भाई जय बाजवा साहब उन्होंने DGSPR ने कहा कि जी उन्होंने वजीर आजम साहब से इजाजत लेके मुलाकात की। जाहिर है वो कैसे मिल सकता था जनरल, मतलब कुछ भी हो, एक वो थोड़ा बहुत उन्होंने रखा होता है, रख रखाओ हमेशा। अब वो उन्हें मिले, वहां पे उनकी जाहिर है कि मुरादें बढ़ना आई। तो जब आप इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा डिलेमा है या क्राइसिस है वो है ये, वो सिर्फ ये है जी कि इमरान खान साहब का कि उनको ये नहीं पता कि मेरा मुझे कौन सा स्टैंड लेना चाहिए। उनका ख्याल है कि पब्लिक के अंदर मैं सख्त स्टैंड रखूं तो शायद ये लोग मेरे प्रेशर में आएंगे। आई थिंक कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपने साथ ज्यादती की है गलत कैलकुलेशन करके। जो उनका एक अच्छा खासा एक मकबूलियत थी, वो नैरेटिव जो था वो इलेक्शन वाला नैरेटिव नहीं था, क्योंकि जब आप वायलेंस लाते हैं पॉपुलिज्म के साथ तो आप फैसिज्म तो फैला सकते हैं, जमहूरियत का आपसे दूर चली जाती है। कि दुनिया में पिछले 100 सालों में कोई पहला मौका नहीं है कि एक दर्जन से ज्यादा ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर हैं। पाकिस्तान में हम भुट्टो का फिनोमेना देख चुके हैं जिन्होंने उसका वायलेंस दिया। इस तरह तो नहीं कहता इमरान खान से गालम क्लोज वायलेंस वो भी लेके आए, उसे क्या किया, उनको फांसी मिली। अब जो भुट्टो साहब के बाद अगर वो चीज फिट करें और वो इशारा करें तो भुट्टो साहब को फांसी मिल गई। नवाज शरीफ साहब ने एक दफा ललकारा गुजरांवाला में, आज तक माफी नहीं है नवाज शरीफ साहब को कि ना बाप को ना बेटी को, हुकूमत ही सगे भाई की है, आ जाते। देखो ये पाकिस्तान के जो बारूदी हालात है, ग्राउंड रियलिटीज है, इसका इदराक इनको होता है, इसके बावजूद ये मिसकैलकुलेट करते हैं। खुद इमरान खान साहब को तो पहले देख समझते हैं कि पॉपुलैरिटी होती पॉपुलर। अब देख रहे हैं ना, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, नौजवान है, सब कुछ देख रहे हैं। मुझे बताएं कि ये इमरान खान के शान निशान जलसे हो रहे हैं। चलो आप तो वो खुद नहीं है और चलो एक्सपेक्ट भी नहीं करता। जब जो हुआ हादसा हुआ कातलाना हमले का, बदकिस्मत हादसा, उससे पहले जो थे वो इमरान खान के शान निशान थे। ये जो मुरीदके में और आगे चलते जाए और कामों की तक और गुजरांवाला तक शान निशान हुए, जाहिर नहीं हुए। ये इमरान खान फिर खबरें मीडिया में मैंने देखी, आपने देखी है कि इमरान खान साहब कंटेनर में सब कुछ झाड़ पिलाते रहे हैं, कहते रहे आप लोगों ने काम नहीं किया, कोई बंदा वो नहीं करता, फला नहीं करता। फिर इनका बयानिया पार्टी होल्ड नहीं करती। जब ये कुछ सक्सेस बयान देते हैं तो कोई पार्टी का कोई बंदा उसको लेकर चलता नहीं है। बड़े लीडर्स कंटेनर से गायब हो जाते हैं, जलसों से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह आप नहीं कर सकते, आपकी पार्टी के अंदर यकसुई नहीं है। अब क्राइसिस ये है जी कि अब इमरान खान साहब का जो था ना, सारा दारोमदार, सारी उम्मीदें ये थी कि आर्मी चीफ कोई ऐसा बंदा ना है जिसके भाई हम नहीं सुनते हैं कि इमरान खान साहब को एक दफा आईना दिखा चुके हैं। अब जनरल आसिम मुनीर, मैं बता देता हूँ आपको, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, फिर आसिम मुनीर फाइनल हो गया लंदन के अंदर। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तो ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। सही। और वो सारी की सारी, और उसके लिए इतना दबाव था यहाँ से, शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी यही दबाव डालने के लिए गए। आज मैंने अपने जियो के प्रोग्राम में सारे बताया, मैंने कहा जी वो इतना दबाव डाला। साथ दो और बंदे भी गए, जनरल बाजवा साहब के सिफारशी, जनरल ख्वाजा आसिफ साहब गए और मलिक अहमद खान गए। सारे मेरे मोहतरम है, दोस्त है, मलिक अहमद खान हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, वो सारे गए। नवाज शरीफ साहब स्टैंड पर, बल्कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान है जी, उससे उन्होंने बाकायदा बंदा भेजा नवाज शरीफ साहब को कि बाजवा साहब के एक्सटेंशन के लिए। वेरी होपफुल के, और वो आपने देखा शर्मुल शेख में शहबाज शरीफ साहब के जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन शर्मुल शेख से उसकी एयरपोर्ट से मोहम्मद बिन सलमान उनको भेजा कि आप नवाज शरीफ साहब से मेरा पैगाम दिया। और मत भूलें कि नवाज शरीफ साहब का बेटा जो है उसका 100% कारोबार सऊदी अरेबिया में है। आपको सऊदी अरेबिया के दाने उस पर, फिर भी आप नवाज शरीफ को कोई अप्रिशिएट तो करें ना। बिल्कुल सही। मैं मेरिट से करूंगा, जो नंबर 1 है उसको कर दूंगा। अच्छा सर, ये जिस तरह अगर नंबर 1 बन जाते हैं तो एक नई रीत होगी, और आप समझते हैं कि जो नया कमांडर आएगा, जो इस वक्त हालात हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे? ये जो लड़ाइयां हैं, ये लॉन्ग मार्च, देखिए ये कम अज कम हर बंदे को नई पोजीशन लेनी पड़ेगी। पहली जो बात यह है कि फौज की सोच इज्तमाही होती है।
राहिल शरीफ तो चला गया था, तो क्या जनरल बाजवा ने कोई आगे रिलीफ दे दी थी नवाज शरीफ साहब को? बिल्कुल सही। कितने खुश थे कि नवाज शरीफ साहब ने उनके जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया, लेकिन कहां से शुरू, जहां राहिल शरीफ छोड़ के गए थे, सजाएं को राहिल शरीफ ने तो नहीं की थी, जेडी राहिल शरीफ ने तो नहीं बनवाई थी। अरशद को, मलिक को और उनको बशीर जज को जो वीडियो थी या जो ब्लैकमेलिंग थी, वो कोई राहिल शरीफ तो नहीं करके गया था। राहिल शरीफ शुरू कर गया था, मुकम्मल बाजवा ने किया। फिर दोनों के बारे में नवाज शरीफ साहब ने की, मुशर्रफ की और मुशर्रफ क्या तो 99 के अंदर जलील हुए। भुट्टो साहब ने 97 में और 76 में जब हक को बनाया आर्मी चीफ, और 79 में बेचारा जो है फांसी पे झूल गया। तो ये फौज के डायनेमिक्स समझिए कि फौज की इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग होती है। वो 70 साल से एक ही सोच के साथ अपना निजाम चला रहे हैं। दैट्स इट। अच्छा सर, ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी आपने, बिल्कुल आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं कि जी 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ें, तो यकीनन उसका भी उन्होंने सोल्यूशन निकाला। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना, उसके अंदर ये है कि जी क्या 4 स्टार लगा देंगे उसको जी, और वज़ीर आज़म पहली दफा तो नहीं बनना थे जी, असलम बेग साहब जब जवाहर हक साहब का हादसा हुआ था, तो असलम तो पाकिस्तान में उनके नीचे जवाहर हक साहब के नीचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे 2 4 स्टार जनरल थे, एक जनरल अब्दुर्रहमान और एक असलम बेग साहब जी। फिर कितने लोग हैं अपना मुशर्रफ साहब के नीचे 4 स्टार जनरल बने, बिल्कुल क्योंकि ऐसे। जब वो खुद एक्सटेंशन ले रहे थे उनको पता था आर्मी के अंडर स्टाफ पहले, तो जी, पहली दफा तो नहीं होगा कि 4 स्टार जनरल जो है चीफ के नीचे बनेगा, जी, उसको प्रमोट कर देंगे। जी बिल्कुल सर। ये बताइएगा कि जो नया आर्मी चीफ होगा उसके लिए 2-3 बड़े चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और उसको वो कैसे सॉल्व करेगा? चैलेंजेस तो क्या होंगे, बस उसके बाद जाहिर है कि उनका कुछ सुधार है, वो अब जो हमेशा अपने उसको दे डोंट फॉरगेट बच्चे, ना वो भूलते हैं और ना माफ करते हैं। बिल्कुल सही ये तो सर। पाकिस्तानी फौज का पिछले 72 साल से का निजाम है। जी, हफीजुल्लाह और न्याज़ी। कोई वज़ीर आज़म उनसे वो इनको भी फारिग करेंगे, इनके साथ और तरीके से करेंगे, इमरान खान साहब को और तरीके से करेंगे। अभी तक इमरान खान साहब को खत्म करना उनके लिए दिनों का काम है, हफ्तों का नहीं, दिनों का काम है। अच्छा सर। वो अगर नहीं किया उनका तो वो सिर्फ हुकूमत को प्रेशर रखना चाहते थे। मैं तो कह के थक गया हूँ, मैं कहता हूँ जी वो इस हुकूमत को पहले तो उनको पता है कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट किया तो जरदारी, नवाज शरीफ, फजल रहमान कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है उनके लिए। वो जंग जो है वो फिर उनको फिर एक जंग में शायद फिर भी वो जीते, लेकिन जिस तरह अभी इमरान खान साहब ने उनकी हवाई दवाई, देखो इमरान खान को क्रेडिट तो देना, उन्होंने इनको वो डोज दिए कि जो ना नवाज शरीफ ना बेनजीर कोई बंदा उनको नहीं दे सका था, ना भुट्टो साहब दे सके थे। बिल्कुल इमरान सही। खान साहब ने उनको दिया फौज को डोज, और जिस तरह ललकारा उन्होंने, कोई पहले किसी को देखा था इस तरह ललकारते हुए फौज नहीं, को? बिल्कुल नहीं देखा। सारे इंस्टीट्यूशन को उन्होंने 2000 उसमें लेके क्या करना चाहिए 19 में एक्सटेंशन से लेके कौन सी चीज है कि जिसमें इनको जलीलो ख्वार करके उसने काम नहीं किया? फौज की कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिलहाल के फौज पहला बदला तो लेती इमरान खान साहब से, ठीक। चाहे आप बना दे आसम को, चाहे बना दे साहब को, चाहे बना दे जनरल अजहर को। बिल्कुल ठीक है, मेरे को ठीक है सर। उसी को बना दे। मैंने मुस्लिम लीग नून को दिसंबर में कहा था, मैं कहा आप अपने आप को धोखा ना दे, वो और वजूहत है जो मर्जी बने। जी, ये देखो आजकल जो होता है क्या है कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है तो 4-5-6 महीने पहले जो 5 जर्नल होते हैं, जी, ये इंसानी नफ्सियात है, वो तन मन धन लगा देते हैं और हर सिफारिश सिविलियन जो उनके बाबे चाचे नाने नवाज शरीफ का फर्ज किया, या इमरान अगर इक़्तिदार में तो उसको पकड़ लिया, या शहबाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, करना भी चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी है 4 स्टार जनरल बनने की। जैसे वज़ीर आज़म अनाउंस करता है, देखो वज़ीर आज़म आपका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को क्या है, वो सिंपल अब वहां पे वक्त जाया कर रहे हैं। जी, ये मुझे बात 3 दिन पहले पता चली थी कि नवाज शरीफ ने सबको ना कर दिया, बिल्कुल सही और सर। उन्होंने बहुत जेन्युइनली कोशिश की, सारों ने, शहबाज साहब ने, ख्वाजा आसिफ ने, मोहम्मद अहमद खान ने, मलिक साहब ने, जी, मलिक अहमद खान ने, जी, सारी कोशिश की। तो बड़ा लेनी में जी अब क्राइसिस ये है कि जी पाकिस्तान की अल्लाह करे खैर रखे कि इन लोगों जी, के इक़्तिदार की जंग में सियासतदानों के, जर्नैलों के
ये मुल्क खर्च होता जा रहा है बेचारा। जी हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी। उन्होंने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर ही अगले आर्मी चीफ होंगे। ये फ़ैसला हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है। लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप इनके तबसरे जो हैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर भी सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। मैम बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज की सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि जो मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है वो जो है मुलतवी किया गया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये कब ठीक होगी? इसका जवाब तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी ढूंढ रहा है, जी क्योंकि किसी तौर ख़त्म नहीं हो पा रही। जो दौरा मुलतवी हुआ वो भी मेरे ख्याल है अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये भी मसला है कि शहबाज शरीफ साहब भी वापस तशरीफ नहीं लाए ना मुल्क, और सिचुएशन वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रिकेरियस है। देखिए, एक आम आदमी की फहम सोच जो है वो तो कुछ इसी तरह काम करती है, और मैं अपने आप को भी आम आदमी ही के जुमरे में शामिल करती हूँ कि हमारे यहाँ बावजूद इसके कि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो तो एक ही है, और वो ये है कि अगली तकरीरी कब होगी, कैसे होगी और कौन आएगा। जी तो इससे आपको पता चलता है कि जो सरचश्मा है ताकत का पाकिस्तान में, वो सियासतदान तो हरगिज नहीं है, अवाम भी शायद नहीं है, वो स्टैब्लिशमेंट ही है। जी और मेरा ख्याल है, जो आपने शुरू में सवाल किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहाँ से इमिनेट होगी, मुझे लगता है इन सम वेज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उस तकरीरी के बाद आए होपफुली सामने आएगी। क्योंकि आप देखिए कि चाहे सियासी जमातें हों किसी भी कलर और शेड की, वो अपनी सियासत को इसके इर्द गिर्द अलाइन करती हैं कि ये तकरीरी कौन करेगा, किस तौर होगी, कौन आएगा, वगैरह वगैरह। और माजी में भी आपने देखा कि बावजूद इस तकरीरी के मैनिपुलेशन से सियासतदानों को उस तरह का फायदा नहीं हुआ जिस तरह का फायदा वो इस तकरीरी से ढूंढते हैं। एक और मैं बात, अगर आप मुझे जी इजाजत दें तो जी कहना चाहूंगी, जो दुख की बात है जिसके बारे में शायद मुझे और आपको बात करनी चाहिए, वो ये है कि हमारे ऐवान किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इन ऐवानों में हमारे वोट लेकर जो लोग जाके बैठते हैं, ये पीपल सेंट्रिक लेजिस्लेशन और फैसले तो नहीं करते, ये तो पार्टी सेंट्रिक लेजिस्लेशन करते हैं, पार्टी सेंट्रिक फैसले करते हैं, और अपनी आज की सियासत बचाने की, माजी की गलतियों पे मिट्टी डालने की और आगे की सियासत की राह हमवार करने के लिए ऐवानों में बैठते हैं। जब तक ये माइंडसेट रहेगा और इसको चैलेंज करने वाले लोग मौजूद रहेंगे, जिसका फहम और सोच अब बहुत बढ़ गई है, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो फिर ख्वाब ही रहेगा। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल ख्वाब ही रहेगा। मैम आप देखते हैं कि जब भी इमरान खान बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि जी मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि चीज़ जो भी हो वो मेरिट पे हो, वो तकर्री हो, मेरिट पे हो। वो कहते हैं जी मुझे ना नैब के हेड की ज़रूरत है, ना जजेस की ज़रूरत है, ना आर्मी चीफ़ की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि जो फ़ैसले हैं वो पाकिस्तान में हों। अब वो कहते हैं कि लंदन में वो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ जो है नवाज़ शरीफ से जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। और अभी इस वक्त जो है देखें, अगर इमरान खान की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त तो वो पॉपुलर लीडर हैं, उसके जो मुखालफिन हैं वो भी यही कहते हैं। अब आप क्या समझती हैं कि जब तकर्री हो जाएगी, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि तकर्री हो जाती है तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप क्या समझती हैं कि जो नया कमांडर आएगा वो यही जो पॉलिसीज़ हैं लेकर चलेगा, या आप समझती हैं कि पॉलिसीज़ में कोई बड़ी तब्दीली नज़र आएगी? मेरा ख्याल है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका तो इदराक होगा जी यकीनी तौर पर। और लेकिन देखिए वही बात है ना कि फिर ताकत का सरचश्मा कौन है।
जी और इमरान बिल्कुल खान सही। साहब के बारे में भी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वो ये तमाम बातें कहते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि इस वक्त वो बैकडोर डिप्लोमेसी में फौजी के साथ मसरूफ हैं। जी उन्होंने कहा हमारा फोकल पर्सन भी है जो प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, जी उनका नाम भी इस काम के लिए सामने आ रहा है। जी लाहौर के दौरे को भी इसी से जोड़ा जा रहा है। जी तो मेरा ख्याल है कि सारे ताने बाने जाके इसी बात से जुड़ जाते हैं कि इस पूरी सियासत में बावजूद इसके कि फौज अपने आप को उससे अलहदा रखने का ऐलान तो करती है, लेकिन सूरत हाल कैसे चलेगी बहुत लोगों का ख्याल है कि वो वहीं से जुड़ी हुई है। इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश मैं ये कर रही हूँ कि मेरा ख्याल है कि सूरत हाल नवंबर के आखिर में ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आएगी, और जो भी जिनकी भी नई तकरीरी होती है वो अपने आप को सियासत से अलहदा रखने का दावा तो जरूर करेंगे, लेकिन ये जो इस वक्त सियासी जफखलिश है, रस्साकशी है, मसाइल है, उसको वही एड्रेस कर पाएंगे और उन्हीं ही के बताए हुए फ्रेमवर्क से वो एड्रेस होगी, मेरी नाक़िस राय में। अच्छा मैम, आपने बिल्कुल सही बात की कि जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका ताल्लुक तकर्री के साथ है, यानी कि जो भी अपॉइंटमेंट होगी उसके साथ है। और एक जिस तरह बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़े 3 चैलेंजेस हैं। एक तो जिस तरह आपने कह दिया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकॉनमी का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आप समझते हैं कि तकर्री के बाद जो इकॉनमी है वो ठीक हो जाएगी और कोई बेहतरी आएगी पाकिस्तान की इकॉनमी में? देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, वहां पे आपको डीप सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। और अब तक जो हम बैंडेड स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो उससे अब काम चल नहीं सकता। ये जो हमने अरसे से बैंडेड लगा लगा के पाकिस्तान की मईशत को चलाने की कोशिश की है ना, वो सूरत हाल अब हट गई है। और जो मुश्किल, इंतहाई मुश्किल, अनपॉपुलर, पॉलिटिकली अनसेवी फैसले करने की जरूरत है माशी सूरत हाल को बेहतर करने की, उसकी जो सियासी कीमत है उसके आगे तो पीएमएलएन ने भी घुटने टेक दिए। सही। वो हुकूमत छोड़ने को अब तैयार हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा सूरत हाल को क्यों किस तौर संभालें, क्योंकि उसका फॉल आउट इतना बड़ा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है, ना इतनी पॉपुलर नहीं है, आवाम को उस पर इतना भरोसा नहीं है, हमारे यहाँ इस किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है कि कोई सियासी जमात जो है वो इंटायरली अपने बलबूते पर पाकिस्तान के लिए वो माशी फैसले कर सके जिसके बगैर पाकिस्तान की मईशत सही तौर पर रास्ते पर आ नहीं सकती। अब क्या इसका क्या सूरत हाल सामने आएगी और क्या तरीक़ाकार निकलेगा? देखिए, हम तो ये वाली बात सुन रहे हैं कि जो इसाकदार साहब आए तो इस बात से थे कि वो डॉलर की सूरत हाल बेहतर करेंगे और वो हमारे माशी गुरु हैं, विजर्ड हैं, वो सूरत हाल ठीक कर देंगे। लेकिन आपने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज अखबार की सुर्खी ये है कि पाकिस्तान में सूदी निजाम खत्म कर दिया जाएगा। कभी किसी ने सोचा कि ये कैसे होगा और आपको और कितना ज्यादा ये इंटरनेशनल मार्केट से दूर करेगा? और तमाम तर हुकूमती सपोर्ट के बावजूद आज तक जो गैर सूदी निजाम है वो 20% से कम है। इन मुश्किल सवालों के जवाब पे ना बात होती है, ना बहस होती है, ना लेकिन एक सिर्फ सियासी जुमला, एक सियासी फैसला सामने आ पॉलिटिकल जाता है। गेन हासिल करने के लिए मैम ये बातें ये कर दी आप जाती खुद हैं। की बातें। और देखिए, जी इमरान खान साहब भी इस वक्त बहुत पॉपुलर नैरेटिव के साथ काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी माशी तौर पे मसाइल का शिकार थे। जी उनको भी रोजाना अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बदलना पड़ता था। जी। और अगर इनको इस तौर ना हटाया जाता जिस तौर हटाया गया, वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा बिल्कुल मैम, जिस तरह अब 2 चीज़ें हो गई हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमी, और तीसरा बड़ा जो थ्रेट हमें नज़र आता है पाकिस्तान के लिए वो मिलिटेंट थ्रेट है। पहले तो आपने देखा था कि काफ़ी हद तक उसके ऊपर काबू पा लिया गया था, अब दोबारा वो उभर रही है चीज़। तो इससे जो नई क़यादत है आर्मी की, वो इस पे कैसे काबू पाएगी? क्या स्ट्रेटजी चेंज करेगी? जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ जिस तरह आपने कहा बैकडोर डिप्लोमेसी करेगी, क्या क्या कर सकती है कि इसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके?
देखिए, पाकिस्तान को ये तुर्रा इम्तियाज हासिल है कि उन्होंने पहले भी इस पर काबू किया था और बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प के उन्होंने पाकिस्तान को नो गो एरिया बनाया था और इन पे बहुत अच्छे तौर पे काबू पाया था। और जो इनका ख्याल था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगी और पाकिस्तान किसी बेहतर पोजीशन पे जाएगा, मेरा ख्याल है वो हनीमून इज ओवर। अफगानिस्तान हमारे लिए पहले भी मसले का बायस था और आज भी मसले का बायस है, बावजूद उस तमाम तर एकोमोडेशन के जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ करता है। अगर आप टाइमलाइन देखें मिलिटेंसी के बढ़ावे में और उस अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने में और तहरीक तालिबान का दोबारा मुतहर्रिक होने में, आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ जाएगा कि सूरत हाल किस तौर आज इस नहज पे पहुंची है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कुछ थोड़ा बहुत तो इस बात का इदराक था, लेकिन जिस तरह से ये सूरत हाल बनी है, पाकिस्तान को री इवेल्युएट करनी है अपनी अफगान पॉलिसी भी और फिर इस पर काबू पाना है, क्योंकि ये जो पहले दो थ्रेट्स हैं उनसे ये बड़ा थ्रेट है जिसके बारे में एक बात कम हो रही है। जी, हुमा बकाई साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने हुमा बकाई साहिबा की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त थ्रेट हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकनॉमिक क्राइसिस हैं और मिलिटेंट थ्रेट्स हैं, उनको ना सिर्फ एड्रेस करना पड़ेगा बल्कि उसके ऊपर काबू पाने के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि आप इमरान ख़ान साहब को मिलकर भी आए और जब उनके ऊपर हमला हुआ आप मिले भी और उसके बाद यकीनन आपकी उनसे बात भी हुई होगी और बहुत सी स्ट्रैटेजी भी उन्होंने बताई होंगी आपको। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हमला हुआ और उसके बाद जब आप मिले तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कैसी थी, और इसके साथ जिस तरह आज आपने देखा है कि उन्होंने कहा है कि जी तकर्री जो है मेरिट पे होनी चाहिए, मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है, जो मर्ज़ी लगा लें, पाकिस्तान की आर्मी भी मेरी है, लेकिन साथ साथ बैकडोर डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं। तो अब एक जो आपकी पार्टी यानी कि जो तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगाया जो एक मेजर रिटायर्ड थे कि मुझे इमरान खान ने कहा कि जी आप उनसे मिले। तो क्या जब इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो उनकी तो डायरेक्ट एक्सेस है और प्रेसिडेंट को भी वो कहते हैं, तो क्या उनके जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से भी बताइएगा, वो ठीक हैं या क्या हैं? सर, मुझे जो डिटेल इल्ज़ामात का तो अंदाज़ा नहीं है कि क्या जी वो मिलते रहे हैं और जी पहले क्या होता रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कि जब मैं उनसे मिला था तो यस पेशावर लाहौर में गया हुआ था, हॉस्पिटल में मुलाकात हो गई थी, बहुत अच्छे मूड में थे। और जब वो मिला तो बाद में उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जा रहे थे तो मुझे भी कहा आप आ जाए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ शरीक था। एंड ऑब्वियसली उनके हौसले बड़े बुलंद है। जहाँ तक ताल्लुक है जी इसका कि अपॉइंटमेंट के बारे में और ये कि डिप्लोमेसी हो रही है और पीछे से डायलॉग हो रहा है, पॉलिटिक्स में तो डायलॉग होना चाहिए, ये दरवाज़ा तो कभी बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सिर्फ बताऊं कि देखें ना जी, जहाँ तक एक आर्मी चीफ का ताल्लुक है, मुझे एज अ पाकिस्तानी इस बात पे बड़ा दुख हुआ है जिस तरीके से खबरें आई हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब गए हैं और उन्होंने मियां नवाज शरीफ का साथ के साथ भी डिस्कस किया है और उन्होंने बड़े फखरी अंदाज में कहा है कि हमारी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने डिसीजन भी दिया है। और इसकी वजह सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आईनी तौर पर ये ऐसा होता है कि इसमें मशावरत की उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो करे, और ख़ासकर जो वो 22 से जाके मशावरत करते हैं, तो इस पे तो मैं एज ए पाकिस्तानी में कह रहा हूँ कि ये उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है और आईन इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं आपको अगर मिसाल दे दूँ तो जब उसामा के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था एबटाबाद का, तो उस वक्त सिचुएशन रूम में कहते हैं जी क्लिंटन का फोन गया था और हिलरी क्लिंटन एज ई सेक्रेटरी स्टेट थी, तो उनको वो फोन कॉल प्रेसिडेंट उन्होंने मिल प्रेसिडेंट ओबामा ये का। है कि आप एक न्यूक्लियर स्टेट के
प्राइम मिनिस्टर है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये आपके शाया निशान नहीं है कि आप जाके लंदन में भाई के साथ मशवरा करें, ये आपका घरेलू मसला नहीं है। तो इसका तो मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है और मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी के होने चाहिए कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो है ना बाहर करके नहीं आते। जहाँ तक बाकी ताल्लुक है तो मैं उसका प्रीवी तो नहीं हूँ, तो कुछ कह नहीं सकता कि पहले कैसे मुलाकातें, लेकिन जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है उन्होंने तो दो टोक अल्फाज में कहा है कि मैं सारे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज है और जमहूरियत पसंद कुव्वत हैं उनके साथ डायलॉग करने को तैयार है, उसके शार्ट कोई डायलॉग नहीं है। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने कहा डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, बैकडोर, सही बात आपने की है कि पॉलिटिकल डायलॉग होते रहने चाहिए। अगर डायलॉग होते रहेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई चीज़ें उनमें से सलूशन निकलते रहते हैं। तो अगर पॉलिटिकल डायलॉग करने ही हैं तो फिर पीडीएम से ही तो उनको करने पड़ेंगे। पीडीएम से वो मुज़ाकरात चाहते नहीं हैं। प्रेसिडेंट ने भी आज आपने देखा कि उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की लाहौर में। उन्होंने कहा कि जो कंसर्न लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, मेरे उनसे राब्ते हैं, उस पर बातचीत हो रही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता बहाल हो जाए और कोई सलूशन निकल आए। तो फिर मुज़ाकरात इमरान खान साहब किससे करना चाहते हैं? देखिए, मुज़ाकिरात तो ऑब्वियसली सारी पार्टी से करनी पड़ती है, लेकिन इसमें सिर्फ जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो ये हैं कि अगर आप पीडीएम की सारी हिस्ट्री देखें तो बाबर साहब जब ये हुकूमत आई और सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा था और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बिलावल साहब थे। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों नहीं इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो पीडीएम का कहना यह था कि सर ये देखे जरा, हम तो साथ ड्राफ्ट भी लेके आए हैं, बस हमने सिर्फ ये ड्राफ्ट अप्रूव करवाना है, इलेक्शन एक्ट में हमने तरामीम करने और उसके बाद विल गो फॉर द इलेक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट में बिलावल साहब ने खुद ये अल्फाज दिए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको कहा कि आप ऐसे करें, हमारे सामने भी अपना ये ड्राफ्ट ले आए। लेकिन उसके बरक्स जब हुकूमत आती है तो हुकूमत आने की फौरन बाद विद इन अ मंथ ऑल ये दे डू इज कि देखिए आप उसको अंदाजा करें कि उन्होंने नई अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट कर ली, उसके मुताबिक जी 50 करोड़ से कम है, वो करप्शन वाले केसेस नहीं होंगे। इमीडिएटली उन्होंने क्या किया जी, 2 मेंबर जो इलेक्शन कमीशन के नॉमिनेट करने थे फौरन उनको नॉमिनेट कर लिया। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर वो लगाना था, चेयरमैन लगाना था, क्या वो सेनेट से नहीं हो सकता? क्या वो पीटीआई का एक सेनेटर नहीं हो सकता था? वो उसको बनवा लिया। जो अपोजिशन लीडर उन्होंने बनवा लिया। उसके बाद चेयरमैन नेब जिस तरीके से बना, तो ये ऐसे हैं कि ये 100% तो तो सर, यही लग रहा लेकिन ये आपने है पॉइंट अच्छे कि बताए हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब, अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट से ना जाते, ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बनता उनका, ना अपोजिशन लीडर बनता, तो यहाँ पर भी तो आप देखें ना कि उस वक्त जज्बात में आके वो असम्बली ही छोड़ गए थे। सर देखिए, ये तो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं और ऑब्वियसली अगर आप पार्लियामेंट को नहीं मानते और पार्लियामेंट को मानते हैं लेकिन पार्लियामेंट जिस तरीके से चेंज आया उसको नहीं मानते, तो ऑन एंड ऑफ बायकॉट तो होते ही रहते हैं। कई पहले भी ऐसा ही होता रहा है, नवाज शरीफ दौर में भी, बेनजीर दौर में भी ऐसे इन मास्क तो लोग रेजिग्नेशन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं जो अभी भी तक ऑन द टेबल है। लेकिन इसमें ये जरूर है कि देखिए, अगर हुकूमत इस बात को कंसिडर करती कि नहीं वाकई अकाउंटेबिलिटी हो, तो क्या जीडीए का कोई रुकन नहीं हो सकता था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? क्या चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन जिसको लगाया है, ये तो अपने बंदे लग गए, वो गवर्नमेंट में भी है और वो अपोजिशन में भी है। अच्छा बैरिस्टर तो साहब, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। यही जो इस वक्त हुकूमत में पार्टियाँ ये कहती थी ये असम्बली जाली है, तो इस जाली असम्बली से प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर मवासलात भी हैं, तमाम के तमाम चेयरमैन जो कहते हैं कि अपोजिशन भी हैं, और चेयरमैन पीएससी भी हैं, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो फिर तो कंट्राडिक्शन नहीं है? फिर जो वो कहते थे वो देखिए, गलत नहीं है? मेरा तो बाबर साहब, मेरा तो जाती ये ख्याल है, देखो पार्लियामेंट सुप्रीम है और जी पार्लियामेंट नुमाइंदगी करता है ये पाकिस्तान की अवाम का। जी। तो ये उसमें किस किस्म के लोग आते हैं उस पर जरूर नजर होने चाहिए और इस किस्म के अल्फाज तो नहीं होने चाहिए, जो पहले हो चुका है सो हो चुका है। पार्लियामेंट की तो कदर होनी चाहिए। पार्लियामेंट में अगर कोई गलत बंदे के हाथ पावर आ जाता है उसकी जरूर मजम्मत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग जिनको नहीं जाना चाहिए, तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी फेक डिग्रियों के वक्त कहा था कि बाज ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, जो फेक डिग्री इस्तेमाल करके, फेक क्रेडेंशियल इस्तेमाल करके वो जाके स्नीक इन कंटेंट टू द पार्लियामेंट हाउस। और उन्होंने कहा यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्रेट ड्यूटी परफॉर्म करना होता है, तो उन लोगों का रास्ता रोकना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट को नहीं, अलबत्ता उन लोगों का जो इसको स्नीक इन करते हैं गलत तरीके से, उनका रास्ता रोकना चाहिए। ये वो लोग हैं जालसाज है, ना कि पार्लियामेंट, मेरे ख्याल में। अच्छा, ये जो रास्ता रोकना है, बैरिस्टर साहब, क्या ऐसे इकदाम करे हुकूमत
कि तमाम ऐसे लोगों के रास्ते रोके जाएं। और इसके साथ जिस तरह आपने कहा है कि जी बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं असम्बलियों में सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए, तो अब देखें लोग जब वोट देंगे तो फिर तो आएंगे, तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जिस तरह अगर मतलब जिस तरह अभी तो हमारा जो है पार्लिमानी जमहूरियत है, तो अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए, जमहूरियत हो जाए, तो वो एज़ कम्पेयर टू इससे ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि फ़र्द वाहिद आएगा अपनी मर्ज़ी से नीट एंड क्लीन लोगों को लेके आएगा? नहीं, प्रेसिडेंशियल फार्म वो तो आइन में तरमीम करना पड़ेगा और वो जी। भी होगा कि जब कि क्या वो होना चाहिए कि नहीं। मौजूदा जो सिस्टम है ये बेहतर रहेगा बजाय इसके कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आते हैं वो भी 1% नहीं होगा जिस तरह अमेरिका में है। वो भी चेक एंड बैलेंसेस जरूर रखते हैं, जुडिशरी अपना परफॉर्म करती है और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो चेक बैलेंस करके उनकी सारी अपॉइंटमेंट वो करते हैं। मैं ये समझता हूँ हमारी पार्लियामेंट की और हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि रिसोर्सेज इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है जिसपे कानून में बहुत बड़ा सुकम है। एक जो आप इलेक्शन को देखें, हाउ डू दे मेक इट टू द पार्लियामेंट, हाउ डू दे मेक इट। आप ऑन एंड ऑफ हम सुनते भी रहते हैं और उसमें हकीकत भी है कि लोग किस तरह सेनेटर बन जाते हैं, कितना वो पैसे जी खर्च हाँ। करते हैं, इलेक्शन पे कितने पैसे खर्च करते हैं। इनके रास्ते रुकने चाहिए। और दूसरी बात तो है कि लेकिन इस सर तरीके ये आपने अच्छी बात की है, तो इमरान खान तो उस वक्त कहते थे ना कि जो सेनेट का रुकन बनता है वो बिल्कुल यानी कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए बने, तो वो अच्छा नहीं था कि एक तो करप्शन भी वो रुकती और मेरिट पे भी बात होती? देखिए, अगर शो ऑफ हैंड इज वन ऑफ द वे कि जी आप वो करो, लेकिन अगर ना हो तो मैं आपको सिंपल मिसाल बताऊं। लेकिन ज्यादातर आपको ये आ जाते हैं कि जी कहाँ करप्शन हो जाता है। ज्यादातर केपीके और बलूचिस्तान में करप्शन है। पंजाब में करप्शन का आंसर इसलिए कम है कि वहां आपने 7 सेनेटर मुंतखब करने होते हैं और सबने डिवाइड होकर के और वोट डिवाइड देना हो गए 40, तकरीबन 38 है। वोट वोट बनते हैं। सही बात है आपकी। मैं समझता हूँ कि इंस्टेड ऑफ इसके अमेरिका की तरह होने चाहिए कि हम 2 मरतबा उनके इलेक्शन कराते तो 3 मरतबा हर 2 साल के बाद उसके 1/3 का इलेक्शन हो। जी। अच्छा। तो 1/3 इलेक्शन अगर हो तो इससे वो उसमें जो करप्शन है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, ये अभी आप देखेंगे जिस तरह इमरान खान जो हैं लॉन्ग मार्च में आएंगे और उन्होंने कहा कि मैं 10 से 12 दिन तक यहाँ पहुँचूँगा, यानी कि 22, 23 या 24 तक उनका पहुँचने का इरादा है यहाँ पे। आप समझते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है, ये हतमी लॉन्ग मार्च जिसको कह रहे हैं, हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, जो उनके अहदाफ हैं यानी कि जो वो गेन करना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है नए इलेक्शंस हैं, तो आपको फ्यूचर में इलेक्शंस होते नज़र आते हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। देखो, इस हुकूमत को तो किस चीज़ की परवाह नहीं है। इकानमी को आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, लोगों का इन हुकूमत के खिलाफ देखें, क्योंकि इलेक्शन हो गई और इलेक्शन में आपने देखा कि 80% सीट जो है वो पीटीआई को मिली। और पीटीआई को किस मार्जिन से मिली कि पीटीआई के पास वोट आ रहे हैं 50%, और जो रिमेनिंग 50% है वो 12 पार्टीज कलेक्टिवली ले रही है। और वो भी जहां जहां वो जो भी रिसोर्स इस्तेमाल कर सके वो रिसोर्स के साथ ही उन्होंने नहीं लिया। वह गवर्नमेंट तो इस बात से बच नहीं हो रही, लेकिन मेरा ख्याल है चारों तरफ से आवाम आ रही है। और देखे लॉन्ग मार्च बड़े पुरजोर और पुरअमन तरीके से चल रहा है। और इंशाल्लाह ताला जब इस्लामाबाद पहुंचेगा, केपीके से भी पंजाब से भी, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, हर तरफ से लोग आ रहे हैं और हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि लोग इस हुकूमत से अपना मुतालबा मनवा के जाएंगे। और जो मुक़्तदर हल्के हैं जब वो ये प्रेशर देखेंगे तो ज़रूर मेरा ख्याल है 4-5 महीने इलेक्शन पहले बाद में होने में इतना नहीं है। उनको एटलीस्ट ये एहसास हो जाएगा कि अवाम इलेक्शन का डेट लेके उठे। जी। अच्छा, डेट ले के उठेगी, चलें, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा सर, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में बहुत सी मूवमेंट चले हैं, पाकिस्तान में बहुत से लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, लेकिन लॉयर जो कम्युनिटी है उनका रोल हमेशा बहुत रहा है। जिस तरह आपने देखा है कि इफ्तिखार हुसैन जो चौधरी थे, उनको बहाल कराने के लिए जो एक लॉयर्स कम्युनिटी की जो आपने देखा था मार्च शुरू हुआ था, तो वो बहाल हो गए थे। अब जो लॉयर्स कम्युनिटी है वो आप समझते हैं कि वो इमरान खान के साथ है, जो इमरान खान का बयानी है उसके साथ है? अभी तो आपने देखा कि उनके जो ग्रुप के थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी मुंतखब हो गए। जी, जुबैरी साहब भी मुंतखब हो गए। और देखो ना, जुबैरी साहब की इस वक्त वो हुआ तो सारे सूबों में उन्होंने अक्सरियत ले ली। ये आज भी खान साहब के साथ लाहौर पंजाब बार काउंसिल की जो वकला साहिबान थे उनकी मुलाकात हुई है। और वकला साहिबान की बहुत बड़ी टीम है जो इस वक्त पीटीआई के साथ अटैच है। और देखिए, उन पीटीआई के साथ जो अटैच वकला साहिबान है, वकीलों ने हमेशा से एक बड़ी कोशिश की।
बाबर साहब आपने देखा है हमारे में मेजॉरिटी वकील ऐसे हैं कि वो मोटरसाइकिलों पे भी आ जाते हैं जी। और इतने ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आप उनको देखें, उनकी स्ट्रगल को देखें, वो बिल्कुल वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि हमारा मुल्क है, या हम जो है ना रूल ऑफ लॉ लेके आ सके, सुप्रीमेसी लेके आ सके, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो, और ये कि उसमें किसी किस्म की मार्शल लॉ और इमरजेंसी की गुंजाइश ना हो, जिसमें फोर्स डिसअपेरेंस ना हो, जिसमें लोगों को जबान बंदी ना हो। तो ये चीजों के लिए उन्होंने कोशिश की। अवतार चौधरी की आपने अच्छी मिसाल दी, किस कदर में लोग आते थे। मैं एक मरतबा गया था जब हम और मुल्तान देखिए, पहुंचे। आपने जो फ्रंट फुट पे जो लड़ने वाले थे वो वकला बरादरी ही थी, बाकी जो थे वो सेकंड या थर्ड लेयर्स में खड़े होते थे, लेकिन वकला ही जो थे वो उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े सारे वकला ने नजराने पेश कर दिए थे। आपको याद होगा इवन मुल्तान में वकीलों पे वो तेजाब फेंका गया और बड़ी जी। सारी कुर्बानियां वकीलों ने दे दी, बट दे मेड इट पॉसिबल कि जी हर सूरत जो भी है हमने रिस्टोर करना है इख्तियार मोहम्मद चौधरी के। तो ये अपनी मिसाल आप है कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम अगर किसी जर्नल ने एक्सेप्ट की है और वापस वो डिपोज चीफ जस्टिस वापस बहाल हुआ है, दैट वाज इख्तियार मोहम्मद चौधरी, और उसके साथ जो चंद जज साहिबान थे वो आ गए थे। तो मेरा ख्याल है कि इस मरतबा जो लॉन्ग मार्च है वो इसी की तरह होगा और ये अपने मकसद में कामयाब होगा। देखिए बेसिकली जो करना है वो यही है कि जी। इतना सारा कुछ हुआ है, लेट्स हैव अ फेयर इलेक्शन, जी। ताकि जो भी डिसीजन लेना है वो स्ट्रांग डिसीजन लिए जाएं, और लॉ में जो चेंजेस करने हैं वो चेंज करे और रिफॉर्म करे। और ये 70 साल वाला ये आपकी बारी मेरी बारी और वही पुराने चेहरे वही सब कुछ, और लोग फिर भी कहते हैं नहीं आपकी वजह से इकानमी खराब हुई, ये खत्म होने चाहिए। जी लेट्स बिल्कुल। मूव ऑन, और दुनिया के साथ जो तरक्की याफ्ता ममालिक है और तरक्की ममालिक है उनके साथ सब में खड़े हो जाए। वहां क्या है, आपने जी। देखा लंदन में किस तरह की वो तरक्की कर रहे हैं। दूसरे बात जी। तो ये होना चाहिए कि अगर इनकेस हम ये स्ट्रगल करके लॉ वो चेंज लेके आते हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, और पार्लियामेंट सुप्रीम हो और पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हों जो अवाम से मुखलिस हो, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला की तरक्की होगी। जी, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था कि इस वक्त जो आर्मी लीडरशिप है, इस्टेब्लिशमेंट है और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको मिलकर इकट्ठे काम करना होगा, तभी जो इस वक्त पाकिस्तान को क्राइसिस का सामना है, जो मसाइल का सामना है, उससे पाकिस्तान निकल सकता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।